हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म एसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस, मैं छवि आप लोगों को रोज सुबह सेट यहाँ पे कराती हूँ। तो आज हम देखते हैं सेट नंबर 12। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे गाइस सेट नंबर 12। सेट 11 में करा चुकी हूँ, जिससे भी नहीं देखें जाके देख लेंगे। हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो भी एसएससी जीडी और सीएचएसएल आने वाला है वो तो अभी आने ही वाले हैं एग्जाम, तो उसके लिए तो आपके लिए बहुत रामबाण होने वाली है ये सीरीज। तो इसे करते रहेंगे आराम से, एग्जाम तक आप इतना सारा जीएस का पोर्शन टच कर जाएंगे और उसके साथ करंट अफेयर्स के भी इसमें मैं क्वेश्चन मिक्स करती हूँ। इतने सारे आप जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को टच कर जाएंगे कि मैं कह सकती हूँ कि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो बहुत आराम से मॉर्निंग में 9 बजे होती है भाई, चाय की चुस्की लेते लेते सुबह सुबह अगर आप 50 क्वेश्चन को टच करके निकल जाते हैं तो जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो याद से करेंगे, जिसने भी पहले के 11 नहीं देखे तो उन्हें जरूर देख लेंगे। आज है हमारी क्लास नंबर 12। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टैग लाइन भी आपको एक डलवाई है कि 50 में से 35 करके दिखाओ। ठीक है, 35 करके दिखाओ भाई, तो सिलेक्शन के आपके चांस जो है 100% हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा 50 में से 35 सही करता है ना, तो ये मान लीजिए वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, नॉर्मल नहीं है, उसका बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है आगे। ठीक है, तो इसे यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे गाइस, रियाज से करेंगे। ठीक है, और शाम को मेरी 9 बजे क्लास होती है, तो शाम को 9 PM, ठीक है, शाम को 9 PM मेरी क्लास होती है माय डियर, तो उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। वहां पर वो क्लास मेरी लाइव चलती है, जहां पर मैं टॉपिक वाइज आपको कराती हूँ। ओके, करंट अफेयर जीएस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन, और जीएस का ही आपका टॉपिक वाइज जो एग्जाम में पूछा ही जाना है टॉपिक, वहां से क्वेश्चन कराती हूँ। तो उसको भी यहाँ से शाम वाली क्लास को याद से करेंगे। सभी लाइव आएंगे, वहाँ पे लाइव क्लास चलती है मेरी। और गाइस मॉर्निंग में 11 AM, ठीक है, मॉर्निंग में 11 AM आपकी मैथ की फैकल्टी, ठीक है, मैथ के सर आपकी क्लास ले रहे हैं 11 AM मॉर्निंग में, तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। और मॉर्निंग में 6 AM, ठीक है, मॉर्निंग में 6 AM करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास है, उसको भी करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी क्लासेस करनी है। मॉर्निंग में 6 AM करंट अफेयर्स की, उसके बाद 9 AM मेरी क्लास होती है जो 50 क्वेश्चन का सेट है। फिर 11 AM जो आपकी 11 बजे मॉर्निंग में मैथ की क्लास चलेगी, और फिर शाम को 9 PM मेरी क्लास में दोबारा से हम लोग मिलेंगे। चले, तो गाइस सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। जो भी बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब याद से कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारी आने वाली सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और लाइक कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, PDF आपको हर क्लास का यहाँ PDF मिल जाएगा, और ये आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ भी आपको PDF ही मिलेगा, और सारी क्वेरीज आपकी पूरी होंगी। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाएंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेन्ना नदी का उद्गम स्थल, पेन्ना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ठीक है, तो कौन सी है गाइस? पेन्ना नदी का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है। उद्गम मतलब जहां से नदी की शुरुआत होती है, जहां से नदी निकलती है, उसको उद्गम स्थल कहते हैं। और जहां पर जल को विसर्जित करती है लास्ट में, एंड में, उसको क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। ठीक है, मुहाना। चलिए, तो उद्गम स्थल कौन सा है गाइस? तो कौन सा है? कर्नाटक में। पेन्ना नदी कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, पेन्ना जो रिवर है कहाँ से निकलती है माय डियर? कर्नाटक से निकलती है, तो उसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर अशोक चक्र है, वह क्या दर्शाता है? तो वैसे क्या दर्शाता है? अशोक चक्र। ठीक है, उसका मतलब है धर्म के नियम को दर्शाता है। अशोक चक्र सभी ने देखा होगा, जो हमारा अशोक चक्र है, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जिसमें 24 तीलियां हैं, तो ये क्या दर्शाता है गाइस? ये धर्म के नियमों को। ठीक है, जो धर्म है उसके नियम इसी तरीके से चलते रहेंगे, इसी तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, तो अशोक चक्र धर्म के नियमों को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट है, दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दांची गांव नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? दांची गांव, कहीं कहीं डांची भी लिखा होता है, तो ध्यान रखेंगे, दांची गांव या डांची गांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, किस स्टेट में है? तो गाइस कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब तो आपका यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो जम्मू कश्मीर में है दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दांची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। 1937 में 11 में से कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जो अंग्रेज गवर्नर के पर्यवेक्षण के अधीन कार्यरत थे? ठीक है, तो कुल मिला के 1937 में जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कितने पूछा जा रहा है? 11 में से, 11 राज्य थे 1937 में, उनमें से कितने प्रांतों में कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जो अंग्रेज गवर्नर के पर्यवेक्षक के अधीन कार्य करते थे? ठीक है, तो 1937 के जो आम चुनाव हुए थे वहां की बात हो रही है, तो कितने? 8 प्रांतों में। ठीक है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कितने? 8 प्रांतों में थे 1937 के आम चुनाव में। ठीक है, तो उसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के माध्यम से यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह उस समय स्थित था।
तो भारत के माध्यम से यात्रा में, मतलब भारत की जो यात्रा की थी फायन ने, ठीक है, फायन ने किसके समय में की थी ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे फायन ने किसके समय में भारत की यात्रा की, ठीक है। तो इसने एक अस्पताल का उल्लेख किया है अपने यात्रा वृतांतों में फायन ने, ठीक है। उस समय स्थित था, मतलब कहाँ पर स्थित था, तो ये अस्पताल था गाइस, हॉस्पिटल था कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो यह अस्पताल कहाँ था, पाटलिपुत्र में था। फायन ने इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। फायन किसके शासनकाल में आया था गाइस, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आता है फायन, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसने पाटलिपुत्र में जो है अस्पताल के बारे में बताया था। नेहरू लियाकत संधि पर डैश में हस्ताक्षर हुए, तो गाइस संधि कौन सी है, नेहरू लियाकत ट्रीटी, ठीक है। नेहरू लियाकत ट्रीटी या संधि पर कब हस्ताक्षर हुए, कब साइन हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कब हुए, तो ये होते हैं 1950 में, ठीक है। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान, इन दोनों के बीच में 1950 में एक ट्रीटी पर सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। प्याज, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा किस क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी क्रांतिज हैं उनकी बात हो रही है, रेवोल्यूशंस की, ठीक है। तो पूछा जा रहा है प्याज, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा किस क्रांति से संबंधित हैं गाइस, तो ये किस क्रांति से हैं, तो ये गुलाबी क्रांति, ठीक है। हमारा प्याज और फार्मास्यूटिकल्स और झींगा, ठीक है, ये किस क्रांति से, किस रेवोल्यूशन से संबंधित है, तो ये गुलाबी क्रांति से संबंधित है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अब आपका कमेंट बॉक्स में बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, अब मैं इसको क्या आपको यहाँ बताऊँ, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे कि पीली क्रांति, बैंगनी क्रांति और लाल क्रांति किससे संबंधित है। अगर तब भी ना आए ना, तो मेरी एग्जाम फोड़ो सीरीज में मैंने आपको सारी क्रांतियां करा रखी हैं, तो प्लेलिस्ट खोलेंगे एग्जाम फोड़ो सीरीज बाय छवि मैम, ठीक है। एग्जाम फोड़ो सीरीज बाय छवि मैम की प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहां पर सारी क्रांतियां जितनी भी इंडिया की हो चाहे वर्ल्ड की हो, सारी मैंने रेवोल्यूशंस वहाँ पे डाल रखी हैं, आप देखेंगे। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो भाई इसका कमेंट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, 1996 में भारत और डैश के बीच फरक्का में, कहाँ पर, फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो पूछा जा रहा है 1996 में भारत और किस देश के बीच पूछा जा रहा है गाइस। तो पहली बार तो जो फरक्का में गंगा नदी के पानी पर जो बंटवारा हुआ था फरक्का में, वो किस किस के बीच था, भारत और क्या था, बांग्लादेश, किसके, बांग्लादेश में हुआ था। उसकी डेट याद रखेंगे इस ईयर 1996 में, ठीक है। सीधा सीधा पूछ लेंगे कि गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो जल का बंटवारा हुआ था भारत और बांग्लादेश में कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था, 1996 में, तो याद रखेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट, हमारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो गाइस नीति आयोग के प्रेजेंट में उपाध्यक्ष कौन है भाई। अध्यक्ष तो सभी को पता है पीएम होते हैं, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है गाइस इस समय, तो उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन बेरी, ठीक है। श्री सुमन बेरी जो है अभी प्रेजेंट में इसके उपाध्यक्ष हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष से भाई बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। सितंबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसको ESIC के नाम से जाना जाता है, उसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया गया है गाइस, तो ये है राजेंद्र कुमार, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, राजेंद्र कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में जो है नामित किया गया है। चलिए गाइस, ये आपका ऐप है, इसको याद से डाउनलोड कर लेंगे, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, लास्ट मैन इन टावर उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। लास्ट मैन इन टावर उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन है गाइस, ये अरविंद अडिग, ठीक है। लास्ट मैन इन टावर उपन्यास के लेखक है अरविंद अडिग, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजीव गांधी के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो राजीव गांधी किसके, राजीव गांधी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कौन बने इसमें से, ठीक है। तो कौन बने, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, तो कौन गाइस, PV नरसिम्हा राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो PV नरसिम्हा राव जो है किसके, राजीव गांधी के बाद कांग्रेस के नेक्स्ट अध्यक्ष बनते हैं। चलिए, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसके द्वारा लिखी गई, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है गाइस, ये है आपकी E.B. हेवेल, ठीक है। E.B. हेवेल की पुस्तक है हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा
नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई? भाई नेहरू रिपोर्ट से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो किस वर्ष में प्रकाशित हुई ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई, किसने जो है प्रकाशित की? तो गाइस यहाँ पर बच्चे नेहरू देख के जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, लेकिन नहीं, ये होगी मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कौन लेकर आया, किसने प्रस्तुत की? तो मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे। तो कब? 1928 में। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, लाई गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चले, भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा यानी करेंसी युआन यानी रेंगमिनवी है? ठीक है, तो किस पड़ोसी देश की करेंसी यानी मुद्रा क्या है? युआन या रेनमिनवी है। तो भाई युआन से बेशक ना समझो आप, रेनमिनवी से मुझे लगता है समझ गए होंगे किसकी है भाई, चिंग चोंग चू, चाइना की है ना, चाइना की है। तो ध्यान रखेंगे क्या नाम है इसकी मुद्रा का, रेनमिनवी या युआन। ठीक है, चल नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? ठीक है, तो बहरीन की कैपिटल पूछी जा रही है, बहरीन की राजधानी कौन सी है गाइस? तो कौन सी है? ये है मनामा। ठीक है, पनामा नहीं, मनामा। बहरीन की राजधानी कौन सी है गाइस? मनामा है। कैपिटल का एक क्वेश्चन मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि कैपिटल से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही है, मिनिमम एक आता है, मैक्सिमम आपके 2-4 भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो आना ही आना है ना। चलिए, मतलब ये सेट मैंने उस तरीके से सेट किए हैं, जो भी आपके प्रैक्टिस सेट बनाए हैं उस तरीके से बनाए हैं कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं, एक्सपेक्टेड डाले हैं, करंट डाले हैं। ठीक है, आप देखते हो वही डाले हैं, लेकिन उस तरीके से कि हर आपका जो है हर टॉपिक टच हो जाए। इन 50 क्वेश्चन में आपके एग्जाम का हर टॉपिक टच कर लिया गया है ना। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन है कि हर टॉपिक टच किया गया है, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं इन 50 क्वेश्चंस में। तो आप वैसे ही अगर एक महीने भी इन सेट्स को लगा ले तो वैसे ही आपका हर टॉपिक इतना अच्छा हो जाएगा जीएस में, हर टॉपिक से क्वेश्चन याद हो जाएंगे, है ना। तो चलिए, जिसने भी नहीं देखे पहले वाले 10 सेट को याद से देख लें। ओट्टम थुल्लार और कुडियाट्टम नृत्य डैश राज्य से संबंधित हैं। अब देखिए फिर से मैं कह रही हूँ, फोक डांस और आपके क्लासिकल डांस पे मैंने आपको वीडियो करा दी है, सेशन करा दिया है, समथिंग 10-12 दिन हो गए हैं, उसको जाके ज़रूर कर लें। प्लेलिस्ट का नाम फिर से बता दूं, ट्रिकी स्टैटिक जीके एंड जीएस बाय छवि मैम, ट्रिकी स्टैटिक जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम से है। वहाँ पर आपके ये इस टाइप के टॉपिक मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं, जिन टॉपिक से वो टॉपिक वाइज वहाँ पे मेरी क्लास चल रही है शाम को 9 बजे वाली, है ना। तो ये यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपका गलत हो जाए तो उसको देख लिया होता तो नहीं गलत होता, तो उसको यहाँ से जाके देख लें प्लेलिस्ट को। ठीक है, ओट्टम थुल्लाल और कुडियाट्टम नृत्य किससे संबंधित हैं? तो ये केरल के हैं। कहाँ के गाइस? केरल राज्य के हैं। और देखिए जो मेरी टॉपिक वाइज सीरीज होती है ना, शाम को वहाँ ट्रिक से भी समझाती हूँ। ठीक है, ट्रिक से भी याद कराने की मैं कोशिश करती हूँ, इसलिए वो क्लास याद से देख लें, वो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए, अगर वो वहाँ पे आप टॉपिक वाइज कर लेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे, टॉपिक वाइज वहाँ पे मेरी क्लास कर लेंगे, और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपका लगाएंगे, तो भाई आपके एग्जाम से आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं, घग्गर नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? ठीक है, कौन सी घग्गर नदी पूछा जा रहा है कि बिहार के किस स्थान पर जाकर गंगा में विलीन हो जाती है, गंगा नदी मिलती है? तो गाइस किस स्थान पर? छपरा। ठीक है, तो घग्गर नदी छपरा में गंगा नदी में जाकर विलीन हो जाती है बिहार में। ठीक है, बिहार के छपरा में। योग का पितामह किसे माना जाता है? तो भाई योग का पितामह किसे माना जाता है? तो गाइस किसे माना जाता है योग का पितामह? फादर ऑफ योगा। ठीक है, फादर ऑफ योगा किसे कहा जाता है? तो महर्षि पतंजलि को। समझ ही गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। तो फादर ऑफ योगा किसे? पतंजलि को। रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र, रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, रणथंभौर, भाई नाम में ही इतना वजन है, रणथंभौर। ठीक है, चित्तौड़ है ना, रणथंभौर, इस टाइप के नाम जो है कहाँ पर मिलेंगे? राजस्थान में। नाम से ही पता चल गया होगा वजन में। तो रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है गाइस? ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र राजस्थान में है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो गाइस पहली बार तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये पूछा जा रहा है किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये किस देश के थे गाइस? ये थे पुर्तगाल के। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, एंटोनियो गुटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। चलिए, भारत के किस पड़ोसी देश को पाक जलडमरू द्वारा अलग किया जाता है? ठीक है, भारत के किस पड़ोसी देश को पाक जलडमरू
पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू के द्वारा पृथक किया जाता है। तो भाई फिर से कह रही हूँ, उसी प्लेलिस्ट में मैंने आपको ये भी टॉपिक कराया है महत्वपूर्ण, जो स्ट्रेट हैं, है ना, स्ट्रेट्स के ऊपर भी मैंने आपको कराया जल संधि, ठीक है। तो इनके ऊपर भी टॉपिक करा चुके हैं, देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके। तो श्रीलंका, ठीक है, पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। चले, 1857 की क्रांति के उदय के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल यानी भारत के जीजी कौन थे भाई? तो कौन थे 1857 में? कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल, ठीक है। इन्हीं के समय में फिर 1857 की क्रांति के बाद 1858 में दरबार होता है, ठीक है, इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद दरबार होता है 1858 में, ठीक है, 1858 में, इस क्रांति के बाद ही होता है गाइस। और इन्हीं के कार्यकाल में 1858 का क्या है? एक्ट आता है, एक्ट आता है। और इन्हीं के कार्यकाल में क्या होता है? कंपनी से शासन लेकर महारानी के, ठीक है, महारानी विक्टोरिया के हाथों में या क्राउन के हाथों में शासन सौंप दिया जाता है। मतलब कंपनी पूरी तरीके से उसका शासन खत्म कर दिया जाता है और डायरेक्ट क्या है, ब्रिटिश सरकार शासन अपने हाथों में ले लेती है, ठीक है, तो क्राउन के हाथों में जाता है। तो ये कैनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। और कैनिंग के टाइम पे भी गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या होता है यहाँ पे? विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया जाता है? तो किसके शासनकाल में ये एक्ट होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया जाता है, जो कि कैनिंग के समय में ही ये कानून बन जाता है, ठीक है, और विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति से मिल जाती है। चले, 2022 अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? ठीक है, पूछा जा रहा है 2022 के अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? गाइस, तो किसने जीता 2022 अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप? तो कौन होगा? हमारा प्यारा, हमारी जान, हमारा भारत, ठीक है, हमारे प्यारे भारत ने जीता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पर स्टार लगाएंगे और इसे याद रखेंगे, ठीक। चलिए, थॉमसन मुनरो ने भारत में एक ऐसी प्रणाली शुरू की थी जिसने सरकार को राजस्व संग्रह के लिए सीधे किसान या रैयत से निपटने की अनुमति दी थी। इस प्रणाली को कहा जाता है, तो गाइस ये एक भू राजस्व प्रणाली थी। क्या थी? ये एक भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। ये क्या थी? किसान या रैयत, किसान यानी रैयत किसानों को ही कहा जाता था, इसीलिए इस प्रणाली को क्या कहा जाता था गाइस? रैयतवाड़ी प्रणाली, ठीक है। तो ये किसने? थॉमस मुनरो, ठीक है, मुनरो ने भारत में ये प्रणाली शुरू की थी। तो कौन सी है? रैयतबाड़ी या रैयतबाड़ी, बाड़ी होगा, रैयतबाड़ी या रैयतबाड़ी प्रणाली, ठीक है। भू राजस्व से जो भू लगान थी उससे संबंधित थी, ठीक है। ये किसान यानी रैयतों पे लगाई गई थी, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। रैयतवाड़ी प्रणाली कब क्या थी? किसानों से संबंधित थी, ठीक है। चलिए गाइस, इसकी मुझे अब डेट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कब लाई गई थी, ठीक है, कब शुरू की गई थी रैयतवाड़ी प्रणाली, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय अवस्थित है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है गाइस? तो ये पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर है ये? द हेग, ठीक है, हेग या द हेग में है क्या? इंटरनेशनल जो न्यायालय है, ठीक है, उसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर। चलिए, अरब सागर की रानी किस पत्तन को कहा जाता है? अरब सागर की रानी किस पत्तन या किस बंदरगाह या किस डॉकयार्ड को कहा जाता है गाइस? तो किस बंदरगाह को कहा जाता है? कोच्चि को। कोच्चि कहाँ है? केरल, ठीक है। तो अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? कोच्चि, केरल के कोच्चि को कहा जाता है। चले, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे इस पे, तो भाई इस पे स्टार लगा लेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको VBI कर लेंगे स्टूडेंट। किसकी है ये? क्या है ये? आत्मकथा है, ध्यान रखना, आत्मकथा है। तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है ये, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्या होती है?
ठीक है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें चक्रवात, जो साइक्लोन आते हैं गाइस, उनकी दिशा, उनकी डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो क्या होती है गाइस, ये होती है वामावर्त, ठीक है, वामावर्त। वामावर्त एक होती है दक्षिणावर्त, एक होती है वामावर्त, है ना, राइट और लेफ्ट, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होती है गाइस, वामावर्त होती है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन जिलिंगर ने संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? ठीक है, तो कौन कौन है, एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लासर, एंटोन जिलिंगर ने, इन्होंने संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार जीता? गाइस, तो किस क्षेत्र में है, भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, नोबेल का भौतिकी का पुरस्कार इन 3 व्यक्तियों ने जीता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, फिजिक्स के क्षेत्र में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल से बसालत झां ट्रॉफी संबंधित है? ठीक है, बसालत झां ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है गाइस, किस खेल से है? एक ट्रॉफी का क्वेश्चन जरूर आता है मेरी सीरीज में, है ना, तो किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, ठीक है, ब्रिज खेल से संबंधित बसालत झां ट्रॉफी है, तो उसे याद रखेंगे गाइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल, जहाँ से बहुत क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, किस महाद्वीप में है अटाकामा मरुस्थल? तो ये बताना है अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है गाइस। तो किस में है ये अटाकामा मरुस्थल, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है, किस में है? ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में है अटाकामा मरुस्थल, ठीक है, साउथ अमेरिका में है आपका अटाकामा मरुस्थल। ओके, तो इसे याद रखेंगे, साउथ अमेरिका में भी आपके अर्जेंटीना में है अटाकामा मरुस्थल। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी यानी होस्टिंग किसके द्वारा की जाएगी? तो गाइस 33 नंबर के हैं, 2024 में ओलंपिक खेल होंगे, उनकी मेज़बानी या होस्टिंग कौन करेगा? तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है, 33वें ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी 2024 में जो होंगे, कौन करेगा गाइस? तो ये करेगा पेरिस, ठीक है, पेरिस में मेज़बानी होगी, पेरिस यानी फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होगी मेज़बानी, तो ध्यान रखेंगे इसे 2024 के ओलंपिक खेल। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी देती है, ये क्या है? नानसेन पुरस्कार, ठीक है, नानसेन पुरस्कार ये किसने जीता है? तो गाइस किसको दिया गया है? ये एंजेला मर्केल को, ठीक है, नानसेन पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है, ठीक है, तो उसे याद रखेंगे गाइस, नानसेन ही है ये अवार्ड। चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, अनगा, ठीक है, UNGA जिसको अनगा भी कह देते हैं, अनगा, ठीक है, तो UNGA द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? ठीक है, UNGA द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो किस वर्ष को घोषित किया गया गाइस? 2023 को, ठीक है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है, 2023 को ही मोटे अनाजों का, ठीक है, मोटे अनाजों का वर्ष भी घोषित किया है UN ने, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष भी घोषित किया है, किसकी अनुशंसा पर? भारत की अनुशंसा पर, इसलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत ने सलाह दी थी कि इस वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया जाए, ठीक है, तो याद रखेंगे उसे। नेक्स्ट हमारा सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है गाइस? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, तो किससे है? ये है आपका क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है ये पुरस्कार, ये अवार्ड आपका, तो याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 1978 में 1978 में डैश की सिफारिश पर भारतीय रेलवे में कई विद्युतीकरण कार्य किए गए, ठीक है, तो कब? 1978 में भारतीय रेलवे में बहुत सारे क्या है, विद्युतीकरण वाले कार्य किए गए, ठीक है, तो किसकी सिफारिश पर किए गए? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, तो ये जे राज समिति, तो गाइस ये समिति है, इसकी सिफारिश पर क्या है? भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण के कार्य किए गए, तो याद रखेंगे, समितियों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे याद रखेंगे, कब किए गए? 1978 में, पुराना क्वेश्चन है काफ़ी और रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 1907 में जर्मनी के स्टटगर्ड में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने सप्तर्षि के नाम से जाना जाने वाला झंडा फहराया, ठीक है, तो देखिए 1907 में, ठीक है, जर्मनी के स्टटगार्ड में
किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने सप्तर्षि के नाम से जाने जाने वाला झंडा फहराया? ठीक है, तो गाइस ये वही हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब भारतीय क्रांति की माँ, भारतीय क्रांति की जननी आदि नामों से जाना जाता है। कौन? मैडम भीकाजी कामा, मैडम कामा या मैडम भीकाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम है। इन्होंने पहली बार, ये पहली व्यक्ति थी, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट व्यक्ति थी। व्यक्ति मतलब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, भारतीय झंडे को भारत से बाहर विदेशों में फहराने वाली पहली व्यक्ति अगर कौन थी, महिलाओं में या पुरुषों में, तो कौन थी? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगर्ट में 1907 में भारत का झंडा फहराया था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको भारतीय क्रांति की माँ, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन आदि नामों से भी जाना जाता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39वां, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछ रहा है गाइस, ये क्या थी? आपकी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं। ठीक है, और जो कि बीच में ही रह गई थी, फिर उसके बाद इनको स्टॉप कर दिया गया था। तो ये क्या था, इसकी अवधि क्या थी गाइस? तो इसकी अवधि थी 2012 से 17। ठीक है, 2012 से 17 थी, बीच में ही 2015 में नीति आयोग आपका आ गया, तो इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, योजना आयोग को भंग कर दिया गया। ठीक है, तो कब थी? 2012 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी लास्ट पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई लगा लो, वीवीआई लगा लो माय डियर, वीवीआई लगा लो सभी। ब्रिटिश संसद में, किसमें? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले, ठीक है, पहले भारतीय कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। एक चीज़ और यहाँ पे छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट, मतलब छोटा सा आपको ट्रिक्स टाइप से या जो भी आपको याद हो जाए, एक तरीका बताती हूँ। देखिए, जहाँ भी ब्रिटिश नाम आ जाए, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए ब्रिटिश संसद में या ब्रिटिश जहाँ भी ब्रिटिश नाम आए ना, अगर आपको चारों ऑप्शन में से कुछ नहीं पता, आंख बंद करके दादा भाई नौरोजी मार दो। ब्रिटिश शब्द देखते ही कि कौन थे ब्रिटिश, जहाँ भी शब्द आ जाए वहाँ पे चुने गए हैं, नियुक्त किए गए, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ध्यान से यही मार देना आंख बंद करके, तो ये सही होगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का निर्माण किया गया? ठीक है, तो 1956 में भाषा के आधार पर, ठीक है, पहले नंबर पर किस राज्य का निर्माण किया गया? तो पहली बार तो फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना है, कब? 1956 में। ठीक है, 1956 में भाषा के आधारों पर राज्यों का बंटवारा किया गया, निर्धारण किया गया। ठीक है, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, ये पूछा जा रहा है, तो गाइस कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया गया था, तो उसे याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में, गाइस प्रेजेंट की बात हो रही है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पदों का तो आप याद रखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के CEO कौन है ना, इस टाइप की आपको क्वेश्चन। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, विपक्ष के नेता कौन है, हमारे कैग कौन है, हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है और किस नंबर के हैं? ये अध्यक्ष से तो नहीं पूछा जाएगा किस नंबर के, लेकिन राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, है ना, ये किस नंबर के हैं, है ना, वो भी पूछा जाता है, इनका क्रम भी, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, ओम बिरला, तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है गाइस? ओम बिरला है, ये राजस्थान के हैं, वो याद रखेंगे, ओम बिरला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो दिल से, ईमानदारी से सभी शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, शेयर करते जाएंगे, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और भाई लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी क्लास को देखूंगी, तो अगर आपके लाइक्स होते हैं ना, तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो देख रहे हैं स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है तो उन्होंने लाइक किया है ना। तो एक मोटिवेट करने के लिए टीचर को, वो आपका एक सपोर्ट होता है, आपका एक योगदान होता है हमारे साथ, कि आप हमारी सीरीज़ को लाइक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ
हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जो लेके आ रहे हैं, वो आपको यूज़फुल लग रहा है, वो आप देख रहे हैं, आपके लिए काम की चीज़ है ना। तो हम और भी अच्छा फिर मैटर, और भी अच्छा मटेरियल आपके लिए लाते हैं। तो प्लीज़ लाइक करते जाएंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट देख पाएँ। कोई भी, कहते हैं ना, ज्ञान से किसी को वंचित नहीं रहना चाहिए, और विद्या धन एक ऐसा धन होता है जो कि बांटने से बढ़ता है ना। तो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे गाइस, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाली सारी क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए, एक मंत्री जो डैश की किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, पूछा जा रहा है एक मंत्री जो डैश की किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो अवधि पूछी जा रही है कि एक मंत्री कितनी अवधि के लिए, कितनी अवधि के लिए, तो क्या है, लगातार 6 महीने। ठीक है, लगातार 6 महीने के लिए। अब पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन, समझ में आएगा। एक मंत्री लगातार 6 महीने की किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन, यानी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब इसको 6 महीने के अंदर चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी ही होगी किसी मंत्री को। ठीक है, अगर उसने 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं की, असफल रहता है सदस्यता मेंबर बनने में, सदस्यता ग्रहण करने में, तो वो क्या है, मंत्री पद से उसे हटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, और जो कि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है इस क्वेश्चन की, तो अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो गाइस बहुत ही ईजी है। ठीक है, कौन सा है? समानता का अधिकार में आता है आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है ये अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। आर्टिकल 21 आपका स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आदि से संबंधित है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अल मात्रोशी किस देश से संबंधित है? ठीक है गाइस, तो ये महिला अंतरिक्ष यात्री है कौन? नूरा अल मात्रोशी किस देश से संबंधित है गाइस? तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे नूरा है ना, कहीं कहीं ये नोरा भी होता है। ठीक है, कहीं कहीं ये नोरा भी मिलेगा आपको, नोरा फतेही वाला नोरा अल मात्रोशी। तो गाइस ये यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, नोरा यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड अरब अमीरात की। बिहार का स्मोक कुंड यानी धुआं कुंड जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? ठीक है, किस नदी पर है? तो कहाँ पर है? पहली बात तो बिहार में है स्मोक कुंड या धुआं कुंड जलप्रपात। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि स्मोक कुंड या धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। किस नदी पर है गाइस? तो ये किस पर है? ये है आपका किस नदी पर है? किस नदी पर है गाइस? यहाँ पे तो ऑप्शंस ही आपके गलत दे रखे हैं, ये ऑप्शंस ही गलत दे रखे हैं। चलो ऑप्शन गलत है तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है। अब आपका ये क्वेश्चन है कि ये किस नदी पर है। ठीक है, ये किस नदी पर है ये आपको बताना है। ठीक है, ये किस नदी पर है ये आपको बताना है। नहीं, ये इंग्लिश में भी गलत है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। ये यहाँ पे एग्जाम वॉरियर्स है ना, एग्जाम वॉरियर्स के बारे में दे रखा है, इनके ऑथर पूछा जा रहा है। भाई क्या क्वेश्चन में करा है? ठीक है, तो एग्जाम वॉरियर के ऑथर पूछा जा रहा है गाइस। देखिए एग्जाम वॉरियर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन ये नहीं देखेंगे गाइस। चलिए क्वेश्चन ये भी देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है, इसे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल गया, अच्छी बात है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और ये जो ऑप्शन है ना, हम इधर आएंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एग्जाम वॉरियर्स के ऑथर कौन है। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, तो एग्जाम वॉरियर्स के ऑथर पूछा जा रहा है गाइस। तो कौन है इसके ऑथर? ये है नरेंद्र मोदी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी वीवीआई लगा लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम वॉरियर के ऑथर हैं कौन है गाइस? नरेंद्र मोदी जी हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपका क्वेश्चन है भाई, स्मोक कुंड या धुआं कुंड जलप्रपात बिहार में किस नदी पर है? ठीक है, चलिए विद्युत सेल डैश में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल
डैश में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो विद्युत सेल पूछा जा रहा है किसको किस में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, इसका याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीफेरा इंडिका डैश का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है गाइस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर स्टार लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? साइंटिफिक नेम है तो आम का। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है, तो उसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर यानी मंदक, मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग होता है? ठीक है, किसमें? परमाणु रिएक्टर। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में किस पदार्थ का उपयोग होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो परमाणु रिएक्टर में किस पदार्थ का उपयोग होता है? ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें D2O ग्रेफाइट दोनों का। ठीक है, D2O जिसको आपका भारी जल के रूप में जानते हैं। ठीक है, D2O यानी भारी जल और ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट दोनों का ही उपयोग जो है मंदक के रूप में होता है, मॉडरेटर के रूप में होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले का रंग डैश के कारण होता है। गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले का रंग ठीक है किसके कारण होता है? ठीक है, साबुन के बुलबुले का रंग, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन का मतलब है कि साबुन के जो बुलबुले बनते हैं ना, जो झाग बनता है, उसमें जो रंग बिरंगे कलर दिखते हैं ना, वो रंग बिरंगे कलर, यहाँ रंग पूछ रहा है, रंग किस कारण होते हैं? ठीक है, वो कलर्स जो होते हैं, रंग बिरंगे जो कलर्स होते हैं, वो किस कारण होते हैं साबुन के बुलबुले में? गाइस तो ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बताती हूँ, तो आपको कोई भी होमवर्क नहीं मिलता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। ठीक है, देखते हैं भाई आप कितने प्रतापी कितने धुलंधर हो मेरी क्लास में, है ना? मुझे भी तो पता चले आप लोगों को कितना आता है, कितना सीख रहे हो आप मेरी सीरीज से, है ना? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए तो देखते हैं गाइस, आइस क्यूब एजुकेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन करेंगे पीडीएफ के लिए, और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। चलिए तो इस ऐसे ही प्यारी प्यारी क्लासेस के लिए सेशन को शेयर करते जाएंगे गाइस, अपने दोस्तों में लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 9 PM। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।